ये कहानी है सीतापुर की, जहाँ राजू बिरयानी वाला रहा करता था। राजू को बिरयानी का ठेला लगाए हुए अब 2 साल हो गए थे और अब जाकर राजू की दुकान पर अच्छी खासी कमाई आने लगी थी और राजू उससे काफी खुश था। राजू अपनी बीवी से कहता है, अरे सीमा, पता है अब तो बहुत अच्छी कमाई हो रही है। हमारे खाने पीने का खर्चा भी अच्छे से चल रहा है। कुछ टाइम बाद पैसे जोड़कर हम खुद का घर बना लेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। छत होना तो बहुत जरूरी है। अब तो हम इस छोटे से कमरे वाली 4 दीवारों में रह रहे हैं, इसलिए हम ना अब खुद का घर बहुत जल्द ले लेंगे। राजू के ग्राहक परमानेंट भी हो गए थे। वो राजू की बिरयानी खाने रोज आया ही करते थे और राजू को इस बात की बहुत खुशी थी। एक दिन गांव में कुछ लोग वीडियो बनाते हुए आए और वो गांव को चारों तरफ से देख रहे थे और वो गांव की खासियत बता रहे थे। अरे भाई, ये कौन लोग हैं जो गांव में आए हैं और सारे गांव में ये कैमरा लेकर क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई, इन्हें ब्लॉगर कहते हैं। ये लोग आजकल बहुत फेमस है और ये लोगों को वहां से फेमस कर देते हैं और ये लोग जगह जगह जाकर ऐसे ही वीडियो भी बनाते हैं। अच्छा, तो अगर मैं अपने ठेले के बारे में इन्हें बताऊंगा तो क्या मेरा ठेला भी फेमस हो जाएगा? अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तू उनसे जाकर बात तो कर। राजू कुछ हिम्मत जुटाकर उनके पास जाता है। अरे भैया, आप हमारे गांव की वीडियो बना रहे हो ना? अरे हाँ भैया, ये जो भी अच्छी अच्छी चीज है हम उनके बारे में वीडियो बना रहे हैं। अगर आप कुछ जानते हैं तो मेरी मदद कीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो जाए। अरे भैया, बाकियों का तो पता नहीं, पर मेरे यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। देखो, वो रहा मेरा स्टॉल, आप उसकी वीडियो बना सकते हो। अरे वाह, खाने की चीजें देखने के लिए तो ऑडियंस वैसे भी बेताब रहती है। चलो चलो चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल आओ। वो ब्लॉगर राजू के ठेले की वीडियो बनाने लगता है। दोस्तों देखिए, ये है राजू जी का ठेला और यहाँ की गांव की सबसे फेमस बिरयानी यहाँ पर मिलती है। इनकी बिरयानी पूरे गांव के लोग खाते हैं और गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ की बिरयानी बहुत ही अच्छी है और राजू भैया यहाँ सबसे फेमस बिरयानी बनाते हैं। और फिर वो राजू की तरफ कैमरा करता है जब राजू बिरयानी बना रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, ये मेरा ठेला है और आपका यहाँ स्वागत है। फिर शाम को व्लॉगर सारे गांव की वीडियो बनाकर राजू के ठेले से बिरयानी खाकर वहां से चला जाता है। भैया, वाकई में ही आपकी बिरयानी तो बहुत लाजवाब थी। चलिए, अब मुझे इजाजत दीजिए। फिर कुछ दिनों के बाद राजू दुकान पर बिरयानी बना रहा होता है। वो देखता है कि लोगों की भीड़ वहां खड़ी थी और पता नहीं क्या बातचीत कर रही थी। राजू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो वहां जाकर बात करने लगता है। अरे क्या हुआ भैया, आप लोग ऐसे झुंड बनाकर क्यों खड़े हो? अरे भैया, हम ना राजू भैया की बिरयानी ढूंढ रहे थे। हमने वो वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था, तो हम यहाँ बिरयानी खाने आए हैं। राजू बहुत खुश होता है। अरे भैया, वो बिरयानी वाला मैं ही हूँ। आओ आओ, आप लोग चलो। राजू उन्हें अपने ठेले पर लेकर जाता है और सब लोग बिरयानी खाकर उसकी बहुत तारीफ करके जाते हैं। राजू बहुत खुश होता है और वो ये सारी बात जाकर अपनी बीवी को बताता है। अरे सीमा, तुम्हें पता है, मैंने वो तुम्हें वीडियो के बारे में बताया था। उस वीडियो से ना आज मेरी दुकान पर बहुत सारे नए ग्राहक आए थे, वो भी अलग अलग गांव से, और उन्होंने मेरी बनाई हुई बिरयानी की बहुत तारीफ करी थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। यानी कि आप भी फेमस हो गए। अरे लगता तो यही है, इस नए दौर का कुछ तो फायदा आया। राजू की वो वीडियो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और उसके ठेले पर अब लोग दूर दूर से आने लगते हैं और उसके कारण उसे अच्छी खासी कमाई आने लगती है। इस वजह से उसने अपना ठेला हटाकर वहां पर एक बहुत बड़ी दुकान खोली, क्योंकि अब तो उसके पास ज्यादा पैसे आने लगे थे और पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब राजू खुद अपनी वीडियो बनाकर डालने लगता है और अब राजू बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। अब उसके पास सब कुछ था और उसने अपना नया घर भी बना लिया था, मगर किसे पता था कि ये सब चीजें कब तक हैं। अब तो राजू में बहुत घमंड आ गया था। राजू ने कई कई नौकर रख लिए थे
जो अलग अलग तरह की बिरयानी बनाने लगे थे। अरे सीमा, मैं सोच रहा हूँ कि अब हमारे पास इतना पैसा है तो हमें चिकन बिरयानी नहीं बनानी चाहिए। हमें चिकन की जगह बिरयानी में कौवे डाल देने चाहिए, क्योंकि चिकन बहुत महंगा होता जा रहा है, जिसमें से आधा पैसा तो मेरा चिकन में ही चला जाता है। अजी, मगर इस बिरयानी की वजह से तो हमारे पास इतने लोग आए हैं, वरना हम कहाँ फेमस हो पाते। अगर आप चिकन बिरयानी का टेस्ट ही बदल दोगे तो लोग खाने क्यों आएंगे? अरे सीमा, तुम्हें नहीं पता, ये आजकल का दौर है और यहाँ थोड़ी बेईमानी तो करनी पड़ती है ताकि आपका काम चलता रहे। सुनो जी, मेरी बात सुनो ना, अगर तो आप ऐसा मत करो, नहीं तो ना हमारा सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। राजू सीमा की ये बात सुनकर बहुत नाराज होकर वहां से चला जाता है। पता नहीं अब ये क्या करेंगे, लगता है इनको पैसों का घमंड आ गया है। हे भगवान, मुझे तो डर है कि ये कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिससे इनका घमंड और कारोबार सब चकनाचूर हो जाए। अगले दिन चिकन के प्राइस और बढ़ जाते हैं, तो राजू चिकन की जगह कौवा डालने का प्लान बनाकर राजू ने कई सारे कौवे चुपके से काटकर चिकन की जगह पर रख दिए। फिर नौकरों ने बिरयानी बनाई और हर बार की तरह बहुत सारे लोग बिरयानी खाने आए। तभी ग्राहक आपस में बातें करते हैं। अरे राजू, आज ये चिकन के लेग इतने पतले क्यों हैं? क्या तूने चिकन की जगह कुछ और दे दिया? अरे नहीं नहीं भाई, चिकन ही है। आजकल ना मुर्गी में कोई नई बीमारी आई है, जिसकी वजह से उसके पैर कमजोर हो गए हैं। अरे पता नहीं, लगता तो ये है कि आज तुमने कौवा बिरयानी खिला दिया है। ये सुनकर सब ग्राहक हंसने लगते हैं। अगले दिन भी राजू ऐसा ही करता है, मगर जैसे ही एक ग्राहक ने कौवा बिरयानी खाई, उसे बहुत ज्यादा उल्टी लग गई और उसकी उल्टी में एक कौवे का बाल निकला। तभी वो ग्राहक बोलता है, अरे राजू, ये तेरी बिरयानी की वजह से देख मेरी कितनी तबीयत खराब हो गई है और मुझे उल्टियां ही उल्टियां लग रही हैं। तूने ये कौवे की बिरयानी बनाई हुई है ना? मेरी उल्टी में कौवे का पंख निकला है। अरे अरे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बिरयानी खराब नहीं हो सकती। दूर दूर से मेरी बिरयानी लोग खाने आते हैं, और अगर तुम्हें बिरयानी अच्छी नहीं लगी तो मत खाओ। तुम्हारे अकेले के न आने से मेरी दुकान का कोई नुकसान नहीं होगा। वो ग्राहक निराश होकर वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद सुनने में आता है कि मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को उल्टियां लग रही हैं और सबकी उल्टी में कौवे का पंख आ रहा है। तब सब लोग इकट्ठा हुए और राजू की दुकान पर आकर बोलते हैं, अरे राजू, हमें कौवे की बिरयानी खिला रहा है। तेरी वजह से पूरे गांव की तबीयत खराब हो गई और सबको उल्टियां लग रही हैं। तू हमें मारना चाहता है क्या? अरे तुम सब मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? और तुम्हें बिरयानी अच्छी नहीं लगी तो मत खाओ ना। अब मुझे वैसे भी तुम लोगों की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ। और अगर तुम मेरी बिरयानी खाने नहीं आए तो मत आओ, और लोग तो आते ही जाएंगे। भागो तुम लोग यहाँ से। सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। सबको पता चल जाता है कि राजू में घमंड आ गया था और लालच भी। अब सब लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अरे अब इस राजू को तो मजा चखाना पड़ेगा। हम एक वीडियो बनाकर नेट पर डालेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये बिरयानी में कौवे डाल रहा है, तो उसकी वजह से पूरे गांव की तबीयत खराब हो गई। और उन्होंने ऐसा ही किया। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और वो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई और लोग उस वीडियो को देखने लगे और राजू को गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे। सब लोगों ने उसकी बिरयानी खाना बंद कर दिया और उसकी दुकान पर ग्राहकों ने झांकना भी बंद कर दिया। अब इसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। अरे सीमा, ये क्या हो गया? मैंने तो इतनी लगन से ये सब कुछ किया था, फिर भी मेरी दुकान पर अब कोई क्यों नहीं आ रहा है? जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप लालच मत करो और ना ही पैसों का घमंड करो, नहीं तो ना ये एक दिन जरूर टूटेगा ही। अब देखा आपने, हमारी दुकान भी बिक गई। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को। अरे सीमा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं जी, अब आपको ना वापस से अपना वही पुराना ठेला लगाना होगा और लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि आप फिर से वैसे ही अच्छे हो गए हो और बिरयानी का वही स्वाद लाना होगा जो आप हमेशा से रखते थे। राजू फिर से वही कौवे बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी बनाने लगा और इस बार पूरी ईमानदारी से वो काम करता है, पर तब भी लोग उसका विश्वास नहीं करते और कम ही ग्राहक उसकी बिरयानी खाने आते थे।
तो देखा दोस्तों, इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना होता है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। और अगर हमें अच्छी खासी धनराशि भी आ जाए तो भी हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सुषमा की शादी को 5 साल हो गए थे। अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिस बात का ताना उसकी सास दिन रात उसे मारा करती थी। न जाने कब घर में बच्चा आएगा, कब मैं पोते का मुंह देखूंगी। मेरे बलराज के साथ जिन जिन लड़कों की शादी हुई थी, सबके घर में बच्चे हैं। अरे बस मेरा ही एक आंगन सूना रह गया है। अरे माँ, रोज सुबह आँख खुलती नहीं कि तू अपने तानों की बारिश शुरू कर देती है। अरे बच्चे भी हो जाएंगे। अरे कब होंगे, मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ। मेरा कितना अरमान है कि मैं अपने पोते को खिलाऊं। और सोचो माँ, अगर बच्चा हो भी जाए और वो लड़की हुई तो? अरे हे भगवान, एक तो औलाद नहीं हो रही, ऊपर से मनहूस मुंह खोल रहा है तो क्या बोल रहा है। सुन, चाहिए तो मुझे पोता ही, वही वंश का नाम आगे बढ़ाता है। सुषमा की सास का बड़बड़ाना बंद ही नहीं हो रहा था। उधर सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बलराज उसके पास जाकर कहता है, अरे क्यों रोती हो पगली? तुम्हें तो पता है ना, माँ की आदत है ही ऐसी, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। तो क्या गलत कह रही है? 5 साल हो गए हमारी शादी को और अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अरे अपने कृष्ण जी पर भरोसा रखो, जल्द ही देख लेना हमें खुशखबरी मिलेगी। बलराज अपने काम पर चला जाता है। वो लोग बहुत गरीब थे और इसलिए बलराज की माँ हमेशा कहती रहती थी कि पोता होना चाहिए, पोती होगी तो खर्च ज्यादा होगा। और एक दिन भगवान की कृपा से सुषमा गर्भवती हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ सुषमा। देखो, लड़का हो या लड़की, बस भगवान एक स्वस्थ बच्चे को हमें भेज दे। देख सुषमा, अच्छी बात है कि तेरा पाँव भारी हो गया है, लेकिन मुझे पोता ही चाहिए। ये सुनकर सुषमा की रूह कांप जाती है। फिर एक दिन आता है कि जब सुषमा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बलराज और सुषमा बहुत खुश थे, लेकिन सुषमा की सास को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे इतने साल बाद बच्चे को जन्म दिया और वो भी बेटी। अरे मेरे बलराज से तो हम 3 लोगों का पेट नहीं पाला जा रहा, फिर इस लड़की का खर्चा कहाँ से उठाएगा मेरा बेटा? कैसी बातें कर रही हो माँ? सबकी किस्मत होती है, ये भी अपनी किस्मत लिखवा कर लाई है। देखते ही देखते सुषमा की बेटी, जिसका नाम उन्होंने विधि रखा था, वो 1 साल की हो जाती है। वो पैदल भी चलने लगी थी और माँ भी बोलने लगी थी। वो खुशी खुशी अपनी दादी के पास जाती है कि तभी उसकी दादी उसे हाथ से पीछे की तरफ धकेल देती है। विधि गिर जाती है और उसके माथे पर गहरी चोट आती है। माँ, तूने ये क्या किया? देख विधि को कितनी चोट आई है। सुषमा और बलराज उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। विधि के माथे पर 4 टांके आते हैं। इसी तरह 6 महीने और बीत जाते हैं। एक दिन सुषमा की सास विधि को घुमाने के लिए बोलकर घर से निकलती है और जब वो आती है तो वो खाली हाथ आती है और रोने लगती है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? और विधि कहाँ है? बताओ ना, बताओ माँ, मेरी बेटी कहाँ है? अरे बेटा सुषमा, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं नदी के किनारे घूमने गई थी और विधि खेलते खेलते अचानक नदी में बह गई। ये सुनकर सुषमा बेहोश हो जाती है। बलराज जब घर आता है तो उसे भी यकीन नहीं होता। वो अपनी माँ से पूछता है, लेकिन हर बार वो यही कहती है कि विधि नदी में बह गई। लेकिन असल में सुषमा की सास अपनी पोती को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसे पास के शहर के एक अनाथ आश्रम में छोड़ आती है। बलराज गांव वालों को लेकर नदी पर जाता है और बहुत खोजबीन करता है, लेकिन विधि का कहीं कोई अता पता नहीं था। इस हादसे के बाद सुषमा एकदम से गुमसुम हो जाती है और हर वक्त बलराज से एक ही बात कहती है कि मेरी विधि को ढूंढ लाओ। कुछ साल बाद बलराज की माँ भी गुजर जाती है।
सुषमा, क्या हालत बना रखी है। 10 साल हो गए हैं। अगर विधि को मिलना होता तो वो मिल जाती। भगवान ने जैसे उसे हमें दिया था वैसे ही हमसे छीन भी लिया है। नहीं नहीं, मेरी विधि जिंदा है। मेरा दिल नहीं मानता जी कि मेरी बेटी को कुछ हुआ है। देख, तू मान या ना मान, पर मुझे लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बस तेरा दिल माँ का दिल है, इसलिए तू ये बात मान नहीं रही। और मुझे लगता है तू यहाँ रहेगी तो हमेशा उसे याद करती रहेगी। चल ऐसा करते हैं, हम लोग शहर चलते हैं। नहीं नहीं जी, हम लोग शहर नहीं जाएंगे। अगर कभी विधि वापस आ गई तो हमें घर पे ना पाकर उस पर क्या गुजरेगी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही है। 1.5 साल की थी जब वो गुम हुई थी। उसे तो कुछ याद भी नहीं होगा अगर वो जिंदा भी हुई तो। इस बात को सुनकर सुषमा जोर से चिल्लाती है कि मेरी विधि को कुछ नहीं हुआ। बलराज किसी तरह उसे समझा बुझाकर सुषमा को शहर ले आता है और इधर उधर काम करने लगता है। देखते ही देखते 10 साल और निकल जाते हैं। सुषमा और बलराज अब काफी बूढ़े दिखने लगे थे। जहाँ वो काम करते थे, एक दिन वहाँ उन दोनों को भी काम से निकाल दिया जाता है। एक दिन वो दोनों सड़क के किनारे बैठे हुए थे कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक लड़की अपनी माँ के साथ उतरती है। माँ, ये दोनों बहुत गरीब लग रहे हैं, क्यों न इनको ये कपड़े और खाना दे दें? हाँ निधि, तुम इनको दे सकती हो। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आप ये ले लीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लेकिन हमें ये सब नहीं, हमें काम चाहिए। क्या तुम हमें काम दे सकती हो? निधि अपनी माँ से कहती है और उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, दोनों को गाड़ी में बिठा लो। और वो उन्हें अपने घर ले जाते हैं ताकि वो घर का काम कर सकें। बलराज और सुषमा निधि के घर आ जाते हैं। निधि 21 साल की एक बहुत सुंदर सी लड़की थी। उसके बाल लंबे थे और कुछ कटे हुए बाल उसके माथे पर रहते थे। सुषमा जैसे ही निधि को देखती है, उसे अपनी बेटी विधि की याद आ जाती है। अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो बिल्कुल ऐसी ही दिखती। भूल जा सुषमा, हमारी किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं था। वो दोनों निधि के यहाँ काम करने लगते हैं और दोनों माँ बेटी अकेले रहते थे। निधि के पिताजी का निधन काफी पहले हो गया था और उसकी माँ स्कूल में टीचर थी। क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैं तो भूल ही गई। मालकिन, मेरा नाम सुषमा है। अरे हाँ, याद रखूंगी मैं अब इसे। अच्छा, तुम खाना अच्छा बहुत बनाती हो। आज मेरे स्टाफ ने ना तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ की थी। देखो, इसे अपना ही घर समझो और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, पर प्लीज चोरी करने की कभी मत सोचना। मैंने ना पहली बार घर में नौकर रखे हैं, वो भी निधि के कहने पर, क्योंकि मैं उसकी बात कभी नहीं टालती। अरे नहीं नहीं मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? चोरी, वो भी हम तो वैसे ही किस्मत के मारे हुए हैं। कि तभी वहाँ निधि आ जाती है। चक्कर आने के कारण वो सीढ़ियों से उतरते समय अपना बैलेंस खो देती है और धड़ाम से नीचे आकर गिरती है। सुषमा और निधि की माँ दोनों भागकर वहाँ आते हैं और सुषमा जैसे ही उसके माथे के बाल हटाती है, माथे पर 4 टांके के निशान देखकर वो चौंक जाती है। निधि, निधि बेटा, आगे खोलो। तभी बलराज वहाँ आता है और निधि को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। साथ में सुषमा और निधि की माँ भी होते हैं। देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, थोड़े टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं। डॉक्टर, मेरी इकलौती बेटी है ये, इसे बचा लीजिए प्लीज। सुषमा बलराज के पास जाकर कहती है, ये निधि नहीं, हमारी विधि है जी। अरे चुप हो जा सुषमा, मालकिन सुन लेगी। तुम ये कैसी अनाप शनाप बातें बोल रही हो? मैं झूठ नहीं कह रही जी, मेरी ममता झूठी नहीं है। उसके माथे पर वही निशान है जो उसके जन्मदिन पर पड़ा था। उन दोनों को खुसर पुसर करता हुआ देख निधि की माँ वहाँ आती है। क्या हुआ? तुम दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे बताओ।
बलराज सुषमा को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन सुषमा रोते हुए कहती है, मालकिन, सच बताना, क्या निधि आपकी बेटी है? अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, वो मेरी बेटी है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। वो मेरी बेटी विधि है। उसके माथे पर 4 टाके के निशान है और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसे विधि की थी। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। देखिए, बाहर का खाना ज्यादा खाने से उनका लीवर डैमेज हो गया है। हमें उन्हें नया लीवर लगाना होगा। आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर, मेरा और निधि का ब्लड ग्रुप एक नहीं है। दरअसल मैंने निधि को गोद लिया था। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून जांच करा लें। उसका और मेरा खून एक ही होगा, देख लेना। डॉक्टर सुषमा को ले जाते हैं और निधि और सुषमा का ब्लड ग्रुप एक ही निकलता है। क्या आप अपना लीवर दे सकेंगी? डॉक्टर साहब, आप लीवर की बात करते हैं? मैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। डॉक्टर सुषमा को ले जाते हैं। उधर निधि की माँ बलराज से हाथ जोड़कर कहती है, माँ की ममता होती है। इतने सालों बाद आखिर सुषमा को उसकी बेटी मिल गई। हाँ, माँ की ममता जीत गई, वरना मैंने तो तभी सोच लिया था कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब क्या होगा जब निधि को पता चलेगा कि हम उसके माँ बाप हैं? निधि की माँ कोई जवाब नहीं देती और कुछ दिन बाद सुषमा के दिए हुए लीवर से निधि की तबीयत जल्द ही अच्छी हो जाती है। एक दिन सुषमा से काम करते समय निधि की एक बहुत ही प्यारी चीज टूट जाती है, जिस पर निधि सुषमा पर बहुत गुस्सा करती है। ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है ये कितना कीमती था? मैंने गलती करी जो तुम जैसे बूढ़े लोगों को मैंने काम पर रखा। मुझे तुम्हें काम पर रखना ही नहीं चाहिए था। दिखाई नहीं देता और चीजें तोड़ देते हो। निधि गुस्से में सुषमा पर हाथ उठाने ही वाली थी कि उसकी माँ बीच में आ जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं? और जिस पर तुम हाथ उठा रही हो वो तुम्हारी सगी माँ है। आज अगर तुम जिंदा हो तो उन्हीं की वजह से हो। सुषमा और बलराज के मना करने पर भी निधि की माँ निधि को सारी सच्चाई बता देती है और सच्चाई जानने के बाद निधि सुषमा और बलराज से माफी मांगती है। सुषमा अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, बाबा, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। पर तुम ये देखो ना कि सुषमा की ममता में कितनी सच्चाई थी कि तुम उसे मिल गई। यही तो माँ की ममता होती है ना माँ। फिर उन लोगों ने अपने गिले शिकवे दूर करे और चारों खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में सुरेश नाम का आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। सुरेश स्वभाव से बहुत ही नेक और मेहनती व्यक्ति था। सुरेश जंगल में जाकर फल तोड़ता था और फिर उन फलों को गांव-गांव जाकर बेचा करता था। जो पैसे फल बेचकर मिलते थे वो सारे पैसे सुरेश अपनी पत्नी को घर चलाने के लिए दे दिया करता था। सुनीता, आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई है। लोग इतना मोल भाव करते हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे में आगे हमारा घर कैसे चलेगा। आप चिंता क्यों करते हो? सब कुछ ठीक होगा। आप ना खामखा ही इतना सोचते हो। अरे सुनीता, महंगाई भी तो देखो कितनी हो गई है। घर का राशन कितना महंगा हो गया है और गैस भी तो देखो, बहुत महंगाई हो गई है। ऐसे में आम आदमी का घर कैसे चलेगा? मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपकी आमदनी जल्द ही बढ़ जाएगी। पता नहीं सुनीता, आगे क्या होगा। सुरेश की आमदनी बढ़ने के बजाय उल्टा कम होने लगी थी, क्योंकि जंगल में उसे ज्यादा फल नहीं मिलते थे और जो फल उसे मिलते थे या तो वो आधे गले हुए होते थे या उनमें कीड़े लगे होते थे। ये देखकर सुरेश काफी परेशान रहने लगा था। एक दिन सुरेश फल बेच रहा था, तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। गांव के कुछ लोग सुरेश को उसके घर छोड़ आते हैं। सुनीता सुरेश को ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से गांव के एक डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डरने वाली कोई बात नहीं है। इन्हें कुछ महीनों तक बिना कुछ काम करे घर पर आराम करना पड़ेगा, तभी ये जल्दी ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सुरेश घबरा जाता है
क्योंकि उनके घर में कमाने वाला सिर्फ सुरेश ही था। सुनीता, अब घर कैसे चलेगा? जो मैंने पैसे बचा रखे थे वो सब तो मेरी बीमारी में चले गए, और ऊपर से मैं काम पर भी नहीं जा सकता। पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सुनो जी, आप ना चिंता मत करो, मैं हूं ना, जब तक आप ठीक नहीं होते मैं खुद फल बेचा करूंगी। अगले दिन सुनीता खुद फल तोड़ने जंगल में जाती है। जंगल में काफी दूर चलने के बाद सुनीता की तरफ एक पक्षी आता है और उसकी चोंच से एक अनार का दाना गिरकर सुनीता के पास आ जाता है। लगता है पास में कोई अनार का पेड़ है, तभी तो इस पक्षी की चोंच से ये अनार का दाना यहाँ आकर गिरा है। अगर मुझे ये अनार का पेड़ मिल जाए तो आज मेरी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। थोड़ी दूर चलते ही सुनीता को अनार का पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ पर ढेर सारे अनार लगे हुए थे। अरे, ये तो सच में अनार का पेड़ है। अगर पेड़ से मुझे थोड़े अनार भी मिल जाए तो आज के राशन का काम तो हो ही जाएगा। ये सोचकर सुनीता पेड़ पर चढ़ जाती है और पेड़ की टहनियों को हिलाने लगती है। टहनियां हिलाने से कुछ अनार जमीन पर गिरने लगते हैं। सुनीता पेड़ से उतरकर गिरे हुए अनारों को एक टोकरी में डालती है और बाजार में उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ती है। सुनीता अनारों को बाजार में बेचने के लिए बैठ जाती है। इतने ताजे अनार देखकर गांव के कुछ लोग कुछ ही देर में सुनीता से सारे अनार खरीद लेते हैं। ये देखकर सुनीता बहुत खुश होती है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। मुझे तो लग रहा था कि मुझसे कोई अनार नहीं खरीदेगा। लगता है ऊपर वाला भी ना मेरी मदद करना चाहता है। सुनीता उन पैसों से घर का राशन खरीदती है और बचे हुए पैसों से सुरेश की दवाई। जब सुनीता घर पहुंचती है तो सुरेश को अपने पूरे दिन की बात बताती है। सुरेश भी ये सुनकर बहुत खुश था। वो सुनीता की मदद करना चाहता था, मगर वो लाचार था। अगले दिन सुनीता जंगल में उसी अनार के पेड़ के पास जाती है। जब सुनीता अनार के पेड़ के पास पहुंचती है तो वो पेड़ को देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कल अपने हाथों से ही इस पेड़ से बहुत सारे अनार तोड़े थे, तो आज फिर से इस पेड़ पर इतने सारे अनार कहाँ से आ गए? मुझे तो लगता है ना, शायद ये कोई जादुई पेड़ है। सुनीता अपने मन में ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उस अनार के पेड़ से एक आवाज आती है। हाँ, क्योंकि मैं सच में जादुई अनार का पेड़ हूँ। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम दिल की बहुत नेक इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जब भी मेरे पास आओगी, मैं खुद ब खुद अपने पेड़ की टहनियां हिलाकर तुम्हें अपने सारे अनार दे दिया करूंगा। जादुई पेड़ के ऐसा कहते ही उस पेड़ की टहनियां हिलने लगती हैं और पेड़ पर लगे सारे अनार जमीन पर गिर जाते हैं। सुनीता सारे अनारों को एक टोकरी में इकट्ठा कर लेती है। ए जादुई अनार के पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। इतना कहकर सुनीता बाजार में अनार बेचने के लिए निकल पड़ती है। आज भी सुनीता के सारे अनार शाम होने से पहले ही बिक गए थे। फिर ऐसा रोज रोज चलने लगा। जादुई अनार के पेड़ के पास जाते ही जादुई अनार का पेड़ अपनी टहनियां हिलाकर अपने सारे अनार जमीन पर गिर देता था। धीरे धीरे उनके घर के हालात सुधरने लगे थे, मगर कुछ दिनों बाद ही सुरेश की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी और एक दिन सुरेश को लकवा मार जाता है और उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। सुनीता बहुत घबरा जाती है। वो डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर सुरेश को देखने के बाद सुनीता से कहता है, आपके पति को लकवा मार गया है और इन्हें ठीक होने में कुछ महीने लग सकते हैं और साल भी। मैंने इनकी दवाइयां लिख दी है, जिनको आपको इन्हें समय समय पर खिलाना है। सुनीता सुरेश का बहुत ध्यान रखने लगती है और उसे समय समय पर दवाइयां देती और साथ ही बाजार में अनार भी बेचने जाया करती थी। सुनीता, मुझे तो लगता है अब मेरे जाने का समय जल्द ही आने वाला है। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जी? आप इतनी चिंता मत करो। आप देखना, आप ना बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये कहकर सुनीता जंगल में अनार लेने के लिए निकल पड़ती है। जब वो जादुई अनार के पेड़ के पास पहुंचती है, जादुई पेड़ अपनी टहनियां हिलाकर अपने सारे अनार जमीन पर गिरा देता है
और वो सुनीता को इतना उदास देखकर सुनीता से पूछता है, क्या हुआ सुनीता, तुम इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो? जादुई अनार के पेड़ की बात सुनकर सुनीता की आंखों में पानी आने लगता है और वो जादुई अनार के पेड़ को सुरेश की बीमारी के बारे में बताती है। सुनीता तुम चिंता मत करो, मेरे पेड़ के अनार का रस निकालकर तुम सुरेश को पिलाना, फिर देखना वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घर जाते ही सुनीता अनार का रस निकालती है और उसको सुरेश को पिलाती है। अनार का रस पीते ही सुरेश का लकवा ठीक हो जाता है और अब उसके हाथ पैर भी काम करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सुनीता बहुत खुश थी। अरे देखो सुनीता, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे हाथ पैर भी पहले की तरह काम कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे तुम्हारी जैसी जीवन साथी मिली है। आपको मेरा धन्यवाद नहीं, जादुई अनार के पेड़ का धन्यवाद करना चाहिए जी, जिसकी वजह से आप ठीक हुए हो। फिर सुनीता और सुरेश जादुई अनार के पेड़ के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। तब से सुरेश और सुनीता दोनों मिलकर बाजार में जाकर अनार बेचने लगे और अपने आगे का जीवन हंसी खुशी बिताने लगे।